ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर की इस ऑप्शनल की क्लास में। राइट जी, आगे फटाफट से। आकांक्षा है, रोहित है। यहाँ पर हमने बुक लिस्ट की बात करी थी कल, तो बुक लिस्ट ये है, इस प्रकार से है। आप एक बार बाजार जाइए या अपनी जो पॉकेट है उसके हिसाब से किताबों को बारी बारी से खरीद लीजिए। ठीक है, किताबें खरीदना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि जितनी बार आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, जितनी बार भी आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए तैयारी में उपयोगी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सी किताबें हैं। बार बार कंफ्यूज मत हुआ करें कि कौन सी किताबें हैं, इसकी कौन सी है, न्यूज की कौन सी है। एक बार लीजिए उनको और खत्म करिए कहानी को। कितनी बार आप एक ही चीज पूछेंगे? ये आई थिंक मैं दूसरी या तीसरी बार दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है, खैर ये तो मैंने नया बनाया दोबारा। हाँ जी, आकांक्षा, रोहित, किताब ये क्लास दिख रही है आपको? शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है। बाकी बच्चे कहाँ पर? पेपर 1 हम जब बात करते हैं हिंदी साहित्य की, 4 पेपर, 4 सेक्शन यहाँ पर आते हैं, है ना। पेपर की बात अगर मैं करूं, तो हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेपर है कितने नंबर का है? 500 नंबर का। और उस 500 नंबर के पेपर में आपको एक पेपर है पेपर 1, पेपर 1। इस पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा 250 नंबर का, और इन 250 के लिए आपको एक पूछा जाएगा सेक्शन 1 यानी कि खंड 1, और दूसरा पूछा जाएगा खंड 2। ठीक है, खंड 1 और खंड 2। यहां पर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी, डन, दिख रही है चीजें, बढ़िया। ठीक है, दूसरी बात है आपकी पेपर 2 की। इस पेपर 2 को भी आपको 250 नंबर का ही पूछा जाएगा, और इसमें भी आपके खंड 1 आएंगे, खंड 1 और खंड 2। ठीक है, इस तरीके से 4 खंडों के लिए हम पुस्तकों का कुछ विवरण आपको दे रहे हैं। यहाँ पर पेपर 1 में आपका एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और दूसरा जो है आपका भाषा का इतिहास है। नागरी लिपि का उद्भव है, किस तरीके से हुआ, यानी कि जिस को हम आज बोल रहे हैं आपके साथ में, और जिसमें हम इसे लिख रहे हैं, वो सब कैसे विकसित हुई, किस तरीके से। संस्कृत से हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, संस्कृत से आगे कैसे चला आगे की तरफ, वो सब चीजें नहीं लिखनी। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में है हमें उसी के प्रति पूरी तरीके से यहाँ पर स्टिक रहना है। और जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो कुछ इस प्रकार से है। जो पहला टॉपिक है पेपर 1 का, पहला टॉपिक है हिंदी भाषा एवं नागरी लिपि का इतिहास। इसके लिए यहाँ पर आपको 2 किताब पढ़ लेना है ना, 2 किताब पढ़ लेना। ऐसे नोट्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से हम आपको दे ही देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत अल्टीमेट किताब है डॉक्टर नगेंद्र की। वैसे 2-3 और भी आती है, जैसे रामचंद्र शुक्ल की आप पढ़ लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को किसी एक किताब से बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। 4-5 किताबें लेंगे, अपने आप उलझ जाएंगे। आती तो कई सारी है, ठीक है, आती तो कई सारी है, परंतु यहाँ पर आप लोग जी यूपीएससी का ही बता रही हूँ। अनुज, अलग से कैसे बताना है वो बता देना मुझे। यहाँ पर मैं यूपीएससी का ही बच्चे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको किसी पीसीएस का पूछना है या बीपीएससी का, तो आप अलग की बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मैंने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की किताब खरीद लीजिए एक। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, मोटी सी किताब आएगी, बढ़िया, एकदम बेहतरीन किताब है। भाषा हो सकता है कहीं कहीं पर समझ में ना आए, ठीक है, उसके लिए हम बैठे हैं। हिंदी भाषा के लिए आप खरीद लीजिए, हरदेव बहारी जी की किताब आती है, बढ़िया किताब है, बहुत आसानी से मिल जाएगी। 2 किताब खरीद लो सेक्शन 1 के लिए, अभी 2 ही खरीद लो, आगे जरूरत पड़ेगी मैं खुद आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर अगली हम बात कर लेते हैं। अगली बात के अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, एक सेकंड पेपर की सेकंड सेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, सेकंड सेक्शन की ऊपर क्या था? भाषा का इतिहास, यानी कि लैंग्वेज का और स्क्रिप्ट का इतिहास था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाषा साहित्य के इतिहास की, यानी कि जो लिटरेचर बना उसका क्या इतिहास रहा। तो इसमें कक्षा 11 की एनसीईआरटी किताब खरीद लो। हिंदी साहित्य की कक्षा 11 की एनसीईआरटी के नाम से मिल जाएगी आपको। नाम है साहित्य शास्त्र परिचय। छोटी सी किताब आएगी, साहित्य शास्त्र परिचय की। इस किताब को खरीद लेना आप लोग, ठीक है, साहित्य शास्त्र परिचय। दूसरी एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है साहित्य में, अगर हम बात करें तो छायावाद की डॉक्टर नामवर सिंह की एक बहुत ही प्रसिद्ध सी किताब आती है, छायावाद के नाम से मिल जाएगी। पतली नीले से रंग की है मेरे पास, तो आप देख लेना कवर पेज बदल गया हो तो। हिंदी साहित्य में संवेदना का इतिहास, बहुत बेहतरीन किताब है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो यानी कि पेपर 1 के लिए आप 5 किताबें खरीद लो। कौन कौन सी लेनी है? एक ले लो हरदेव बहारी की, एक ले लो डॉक्टर नगेंद्र की, एक ले लो कक्षा 11 की एनसीईआरटी,
एक ले लो छायावाद के लिए नामवर सिंह जी की, और एक ले लो भाई रामस्वरूप चतुर्वेदी की। मेरे हिसाब से पेपर 1 की चीजें इनसे क्लियर हो जाए। नहीं होंगी तो हमें बताना, ठीक है, नहीं होंगी तो यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर सेक्शन ए की, पेपर 2 में। पेपर 2 का सेक्शन ए, जैसा आप सभी को पता है, अगर सिलेबस देखा है तो, नहीं देखा तो हम दिखा देंगे। सिलेबस अगर नहीं देखा तो पता कर लो उसके बारे में भी। इसका सेक्शन ए है। सेक्शन ए जैसे कि दोनों पेपर में गद्य और पद ही है, ठीक है, गद्य और पद है। यहाँ पर कबीर ग्रंथावली ले लीजिए। ये जो लिखे है ना इधर आधों के, मैंने संपादक भी लिख दिए, किसके संपादन में लिखी गई किताब को आपको लेना है। अगर इधर उधर की लेंगे थोड़ी बहुत चीज हो सकता है चेंज हो जाए। बाकी जिसपे संपादक नहीं लिखे वो आप ले लेना जाकर के दुकान से, वो दे देगा। कबीर ग्रंथावली ऐसी किताब आएगी, कबीर ग्रंथावली की किताब आएगी, जिसको श्याम सुंदर दास ने संपादन किया है। उसका किसने? श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, ले लेंगे इसको। कबीर नाम की एक किताब आएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास की आएगी भ्रमर गीत सार। अब इसमें कितने कितने क्या क्या पढ़ना है वो हम पढ़ते हुए देख लेंगे। किताब ले लो आप, सूरदास की भ्रमर गीत सार, इसको रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादन इसका किया गया है, ठीक है। तुलसीदास की जो है किताब आएगी रामचरितमानस और कवितावली। तुलसीदास जी की रामचरितमानस और कवितावली पेपर 2 के सेक्शन ए में मिलती है आपको। जायसी की ले लेना पद्मावत, और इसके संपादक भी श्याम सुंदर दास जी को लेना। बिहारी का ले लेना बिहारी रत्नाकर, और इसके संपादक है जगन्नाथ रत्नाकर जी, ठीक। मेरे हिसाब से पद वाला आपको सेगमेंट हो गया क्लियर। पद वाले सेगमेंट के लिए कौन सी किताब लेनी है, क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पर सेकंड बात के अंतर्गत। आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा और किताबों में कौन कौन सी किताबें हैं। मैथिली शरण गुप्त की पतली सी किताब आएगी भारत दुर्दशा के नाम से, इसको खरीद ले, ठीक है, इसको खरीद ले, ठीक है। नेक्स्ट बात आ गई आपकी जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी पढ़नी है आपको तो कामायनी ले लेंगे। उसमें चिंता सर्ग पढ़ना है, एड़ा सर्ग पढ़ना है, श्रद्धा सर्ग पढ़ना है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब हम सिलेबस को करेंगे वहां पर किताब ले लेनी है आपको, ठीक है। पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, ये चीज क्लियर है, क्योंकि यूपीएससी ने और पीसीएस ने, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्लियर बताया है कहानी को कि कहां से क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो भाई मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती हमें ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की। तीसरी बात आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राग विराग की हमें कुछ ही चीजें पढ़नी है, पर भाई किताब तो लेनी ही है। अगर आप कहीं से इसे डाउनलोड कर लें तो किताब लेने को रहने देंगे, ठीक है, डाउनलोड भी हो जाती हैं ये कविताएं। तो राग विराग के संपादक है रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी, ठीक। रामधारी सिंह जी दिनकर जी का कुरुक्षेत्र लेना है, अल्टीमेट किताब है, ले लेनी है आपको। अज्ञे का लेना अज्ञे, ये जो छोटी छोटी कविताएं हैं ना इनको डाउनलोड कर लेना। आंगन के पार द्वार, इसको डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत। डाउनलोड क्या, मैं दे दूंगी जब पढ़ाऊंगी, ठीक, मैं दे दूंगी टाइप करा के जब पढ़ाऊंगी। जहां पर मैं कह रही हूँ कि मैं दे दूंगी तो वो मैं दे दूंगी, यानी कि आगे की आंगन के पार द्वार मैं दे दूंगी आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी दो तीन कविताएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा है, यहाँ पर सरोज स्मृति है उधर, है ना, तो वो मैं टाइप करा के दे दूंगी, ठीक है। तो जहां पर किताब खरीदने की जरूरत नहीं है वो ना खरीदे, जैसे कबीर ग्रंथावली खरीदे ही खरीदे, ठीक है, बिहारी का खरीदे ही खरीदे, कुरुक्षेत्र खरीदे ही खरीदे, ठीक, ये चीज है। और जिसको हाँ रोहित, बिल्कुल, ये अगर आप उसमें है वहां पर तो उसमें डलवा दिया है मैंने उस ग्रुप में, और बाकी इसे मैं आपके एप्लीकेशन पे लगवा दूं। पीडीएफ कह रहे हैं आप, इस बुक के पेज को, ये वाला बुक का पेज, हाँ मैं उसमें लगवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके मुक्ति बोध ब्रह्म राक्षस, लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कविता है, मैं लिखवा के मतलब टाइप करा के दे दूंगी, और पीडीएफ भी मिलती है वो दे दूंगी। ये जो है नागार्जुन जी की 3 कविताएं बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसे एक तो हरिजन गाता है, एक है बादल को घिरते देखा है, और तीसरा काल के बाद, ठीक है। ये कविताएं भी मैं आपको टाइप करा के दे दूंगी, ठीक है, ये कविताएं भी मैं आपको टाइप करा के दे दूंगी। कोई इसमें जिसको लेने का मन है, जैसे मैंने तो ली थी भाई, तो जिसको लेने का मन है वो ले सकता है, पर जैसे किसी के साथ में हो सकता है वित्तीय स्थिति किसी की इतनी वो कि भाई 50 रुपए भी भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आदमी के पास में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो ऐसा ना सोचे कि हमें सारी ही लेनी है, क्या, जहां पर कविताएं हैं वो ना भी ले। नेक्स्ट आ जाती है आपकी, ये किताबों में से कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि आप ना ले, ये सारी किताबें लेनी है आपको। सेक्शन बी है पेपर 2 का, भारतेंदु की भारत दुर्दशा, लेनी ही लेनी है। एक है भारत भारती, उधर किनकी है वो, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, डोंट कंफ्यूज। दूसरी आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का बढ़िया नाटक है, एकदम ले लेना है, बहुत बढ़िया नाटक है, एकदम कतई मजा याद आएगा पढ़ के। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, और भाग 1 लेना है इसमें,
क्या लेना है ये ध्यान रखेंगे। भाग 1, इसमें 2 भाग आते हैं, भाग 1 लेना है। प्रेमचंद जी का गोदान लेना है जिसका संपादन अमृत राय ने कर रखा हो, ठीक है। प्रेमचंद जी का पीला सा रंग का है, मेरे पास तो कवर बदले हर बार बदलते रहते। प्रेमचंद जी का क्या लेना है, गोदान, जिसके संपादक हो अमृत राय जी। और यहीं पर आपको प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां भी लेनी है। प्रेमचंद जी के 2 साहित्य लेने आपको, प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। अब प्रेमचंद जी ने 250 कहानियां लिख दी है, कौन सी है सर्वश्रेष्ठ कहानियां, है किसी को मालूम? जी बताएंगे कोई हमारे यहाँ पर स्टूडेंट, किसको मालूम है कौन सी है? नेक्स्ट है आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त ले लेना है। जैसे बिहार पीसीएस में चंद्रगुप्त भी ले लेंगे, बाद में बता दूंगी किसी दिन, अभी से केवल इसे समझ। स्कंदगुप्त नाटक ले लेना है सबको। यशपाल जी का दिव्या जो अभी पढ़ रहे हैं ले लेना है, यशपाल जी का दिव्या जो अभी पढ़ रहे हैं ले लेना है, ले लेना है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैलांचल जो हम आगे पढ़ेंगे अभी 1 हफ्ते बाद, ले लेना है। मन्नू भंडारी जी का महाबोध जो हम पढ़ चुके हैं ले लेना है। राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर, अब एक दुनिया समानांतर में कौन सी कहानियां पढ़नी है उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, और प्रेमचंद जी की कौन सी सर्वश्रेष्ठ कहानियां उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पीडीएफ में डलवा दूंगी एप्लीकेशन पर, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी डलवा दूंगी क्लास के बाद। कहानी है यूपीएससी के सिलेबस में जो प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, रजिया कह रही है सदगति, बस एक ही है। चलो यहाँ पर देखेंगे ये कहानियां है प्रेमचंद जी की जो बेस्ट कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हैं। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, अलगोजा, ईदगाह, सदगति, पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम, गुल्ली डंडा, नया विवाह, गिला, सभ्यता का रहस्य, मुफ्त का यश, रानी सारंदा और निमंत्रण। हमने सारी कहानियां कर ली है, ठीक है, हमने ये सारी कहानियां कर ली है, ठीक है। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो देख लेंगे, और जो नए वाले हैं उनको हम रोटेट करके वापस से कराएंगे, वो पिछली क्लास देखने की जरूरत नहीं उनको, ठीक है, वापस कराएंगे। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, अलगोजा, ठीक है, ईदगाह, सदगति, पूस की रात, इसी में आपकी है कफन, शतरंज के खिलाड़ी, और दूध का दाम, गिल्ली डंडा, नया विवाह, गिला, सभ्यता का रहस्य, मुफ्त का यश, रानी सारंदा और निमंत्रण, ठीक है। ये थी प्रेमचंद जी की कहानी। एक दुनिया समानांतर में हमें कौन सी कहानियां पढ़ ली है ये भी हम कर चुके हैं। एक दुनिया समानांतर में हमें एक कहानी पढ़नी है कमलेश्वर जी की खोई हुई दिशाएं, ठीक है। नेक्स्ट है एक और जिंदगी मोहन राकेश की, यही सच है मन्नू भंडारी की, मछलियां उषा प्रियमविदा की, टूटना राजेंद्र यादव की, जिंदगी और जोक अमरकांत की, परिंदे निर्मल वर्मा की, नन्नो शिव प्रसाद वर्मा की, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की, चीफ की दावत भीष्म साहनी की, दूध और दवा मार्केंडे की, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की, भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई की, मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य की, प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी की, सबरी रमेश बख्शी की, बदबू शेखर जोशी की, और समान प्रयाग शुक्ल की, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की, सेलर राजकुमार की, विजेता रघुवीर सहाय की, एक नाव के यात्री शानी की। ये इतनी कहानियां आपको पढ़नी है एक दुनिया समांतर। मेरे हिसाब से समझ में चीजें आ गई होंगी, हाँ जी समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत किताब से रिलेटेड कोई इश्यू मेरे हिसाब से अब नहीं होना चाहिए, जिसको है वो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। दिव्या, अब हमारी आ जाती है बात दिव्या पर, और दिव्या में हम पढ़ रहे थे प्रेस्त को। किसको पढ़ रहे थे? प्रेस्त को पढ़ रहे हैं, उसे खत्म करते हैं फटाफट से पहले। प्रेस्त, और प्रेस्त में है आज भाग 2, ठीक है, भाग 2, और डेट है आज 22 अगस्त। डन भाई, इतनी चीजें, हाँ जी 22 बुक लेनी, हाँ बिल्कुल, नेहा ने सारी गिन ली है। बहुत शुक्रिया आपका बच्चों को समझाने और बताने के लिए कि आपको कितनी किताबें लेनी है। आपको 22 किताबें खरीदनी, तो इन 22 किताबों में से आप जितनी 10-10 करके खरीद लें, जिनको अभी पढ़ रहे हैं उनको पहले ले लें। ठीक है, ओके जी, ओके। अनुज ने सारा ले लिया एकदम।
प्रेस खोलो। आज 1 बजे से लेनी थी क्लास, पर किसी ने बनाया 1:30 से, मतलब 1:30 से ही बना दिया, उनको आदत पड़ी हुई है ना। आज बोल के जाएंगे कल 1 बजे का नहीं। इसमें 22 और भी बहुत सारी बुक्स है। अच्छा, बहुत अच्छे रजिया, बहुत अच्छे। और सिलेबस भी मैंने आप लोग का हाथ से लिखा हुआ है, उसे भी इसी में फोटो खींच के उसे भी डलवा देंगे, ठीक है जी। कहाँ आ गए थे दिव्या और पृथुसेन? एकदम गोते लगा रहे हैं। कहां पर? बाहर बैठे थे। किस पेज पे थे? 45। ठीक है, ठीक है भाई। 45 और 45 पेज खोलिए। श्रेष्ठी सार्थवार व्यापारी आशंका से अपना द्रव्य समीपवर्ती मालव कट और गणों के प्रदेशों तथा सूरसेन और मगध की ओर भेज रहे थे। सामंत सावर्त कार्तवीर और आचार्य प्रवर्धन के प्रासादों में अनेक प्रहर बीते तक मंत्रणा होती रही। आचार्य प्रवर्धन अनेक गुप्त संदेश सूरसेन और मगध भेजे जा चुके थे। वे आशा कर रहे थे कि कर दिया है अनुज, वहां पर मैंने कर दिया है, ठीक है। आचार्य प्रवर्धन अनेक गुप्त संदेश सूरसेन और मगध भेजे जा चुके थे। वे आशा कर रहे थे वर्णाश्रम का पुनरुद्धारक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र केद्रस कर वर्णाश्रम की स्थापना करने से न चूकेगा। यानी कि नहीं, ये लग रहा था कि अब दोबारा से मतलब आ जाएगा कौन, मुंडियों की खत्म हो जाएगी चीजें और वर्णाश्रम फिर से स्थापित हो जाएगा। इस प्रयोजन की विज्ञप्ति परिषद में हम पढ़ रहे थे, उपस्थित करना चाहते थे। ये धर्मास्थ देव शर्मा के विरोध के विचार से ऐसा न कर सके। सामंत सर्वार्थ और कार्तवीर इस समय सेना संधान कर केद्रस के से आत्मरक्षा के साथ ही पौरव वंश के उत्तराधिकारियों को राज्य सिंहासन पर बैठाकर पुनः पौरव वंश का राज्य स्थापित करना चाहते थे। गढ़ के महाशाल श्रेष्ठी और व्यापारी गढ़ के सेना संयोजन के लिए अन्न, वस्त्र, रथ, अश्व और अन्य सामग्री मनचाहे मूल्य पर प्रस्तुत करके दोनों हाथों से द्रव्य संचय कर उसे तक्षशिला, पुष्यपुर और मथुरापुरी के अंतरारण्य पन्नों में भेज रहे थे, ठीक है। अपने पैसे को इधर उधर भेजे चले जा रहे हैं, ठीक है। नया यहाँ पे नंबर भेज देना। सागल नगरी के अनेक पीढ़ियों की पौध से भरे समाज में महापंडित, महावृद्ध, धर्मस्थ देव शर्मा, वयोवृद्ध, गणपति, मिथोदरस वृद्ध, प्रेस्त जैसे कुछ ही थे जिनके हम ये पढ़ चुके हैं, जिनके अनुभव में युद्ध की स्मृतियां बाकी है, ठीक है। उनको याद है कि किस तरीके से अट्टालिकों में अंगार रूप धारण कर लिया था, नगर पर किस तरीके के धुएं छाए हुए थे, पराजित अभिजात वर्ग को बंदी बना लिया था। यानी कि वो सारी चीजें उनके सामने एक तरीके से परिलक्षित होने लगी। महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने भी परीक्षित परिस्थिति की उपेक्षा न की। प्रेस्त ने गढ़ के सैन्य आयोजन कार्य में सैकड़ों अश्वों और रथ समीपवर्ती देशों से मंगा लिए और बहुत सारी स्वर्ण का मुद्रा का लाभ उठाया। ये सारी चीजें हैं का आदर कर विश्वास प्राप्त किया। अत्यंत गुप्त मंत्रणाओं में योग देने के अधिकारी बन गए। प्रेस्त ने सेना का नियंत्रण विशेष जाने पर के सेनानियों और नवीन विश्वास पात्र बलाधिकारियों के हाथों में रखने का परामर्श दिया। कहा कि नए नए ताजा लोगों को लेकर के आओ। ये सारी चीजें हुई। और सामंत कार्तवीर के आग्रह से आर्य इंद्रदीप और आर्य वर्षेण अश्वसेना के जो है आर्य विनय शर्मा रथ सेना में नवीन बलाधिकृत नियत हो गए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर हर्षित आप हो, इनको देख लो, इन दोनों को, आकांक्षा और नेहा को आप उसमें शामिल कर लीजिए, इनको भी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। इनके नंबर लेकर उसमें शामिल कर लीजिए। तो गण परिषद के सम्मुख गण की सेना में पद के लिए और धर्मास्थान के न्याय के लिए पृथुसेन का आवेदन उपस्थित और स्थगित ही रहा। यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने बेचारे ने जो अप्लाई करा था कि मुझे अपमान हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे जन और समाज में सब और अव्यवस्था, शैथिल्य, आशंका और संदेह दिखाई देता रहा। स्वयं वह निराश और आशंकित था। पृथुसेन को पिता उत्साहित कर सांत्वना देते, पुत्र अवसर शीघ्र गति से चला आ रहा है, उसे पकड़ने के लिए सतर्क सन्नद्ध रहो। जानते हो यवन देश के विद्वानों की उक्ति है, अवसर के देवता का मुख सम्मुख लटके केशों में छिपा रहता है, उसे पहचानना कठिन होता है, परंतु उसे वश में किया जा सकता है। उसके अग्र केशों को पकड़कर। अवसर के सिर का पिछला भाग केशहीन है। कितनी अच्छी बात कही है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि जो समय होता है या अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी के पिछला भाग क्या होता है? केशहीन होता है, उसके बाल नहीं होते हैं, उसे हम पकड़ नहीं सकते।
समझ रहे, फिसल जाएगा, वो चला जाता है। ठीक है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है, निकल जाता है। सामने से निकल जाने पर सभी उसे पहचान लेते हैं, परंतु गंजे सिर पर हाथ मारने से कुछ भी नहीं आता। इसलिए अवसर को पहचानने में सतर्कता और तत्परता बहुत आवश्यक है, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुत्र, यदि तुमने साहस और शौर्य की प्रतिभा है, तुम्हारे हाथ में धन है, इसी संकट के समय तुम्हारा मूल्य आका जाएगा। पुत्र, साहस करो, समर्थ लोगों को विश्वास प्राप्त करो, वृद्ध धर्मस्थ और गणपति की सेवा में जाओ, सामंत ओक्रिस और समंत इंद्रसेन में आत्मीयता स्थापित करो। यानी कि ये पृथुसेन को समझा रहे हैं कि मैं क्या था और क्या हूं अभी, क्यों? क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ काम किया, मिलकर मिलाकर उनका काम किया, बहुत ही वीरता पूर्वक काम किया, और तमाम चीजों को करते हुए मैं आज यहां तक पहुंचा। तुम भी ऐसे करो, इनके पास बैठो, उनके ज्ञान लो, उनके अनुभव लो। पिता के आदेश से भी विश्वास और कृपा की भिक्षा मांगने जाना प्रतुसेन के लिए साह्य ना था। भाई नया खून है ना, बहुत अजीब लगता है, उसे उत्साह न हुआ। अभिजात समाज में उसे अपने प्रति सब और उपेक्षा का मौन और कायरतापूर्ण तिरस्कार दिखाई देता था। ठीक है, क्योंकि वो सब उसके फरट रहते थे ना उससे। अब देखो, जहां पर भी आपसे आगे कोई निकलेगा, आपके मन में उसके लिए एक तरीके की तिरस्कार भावना पैदा हो जाएगी। तो वही चीज प्रतुसेन के साथ होती। प्रतुसेन अगर दबा कुचला होता तो सब लोग उससे कोई जलन ना करते। प्रतुसेन बलिष्ठ है, प्रतुसेन सुंदर है, प्रतुसेन धनुर्धारी है, प्रतुसेन शास्त्रों का ज्ञाता है, इसलिए वो लोग भी जलते हैं। कहीं भी जाना उसे अच्छा न लगता, समाज आपानक सहाय उसे उत्साह न होता, पान और नृत्य में उसे रुचि न रही। समय बोझ जान पड़ने पर प्रसाद के उद्यान में वृक्षों के नीचे बैठकर वायु के हिलते पत्तों को लक्ष्य बना बाण से बेचता रहता, अथवा उसे अपने परिपार्श्वक दास स्वंग से चतुरंग का, मतलब जैसे चौसर होता है, वो अपने दास था एक उसका, उससे जो था उसको खेलते रहता था। प्रतुसेन संध्या समय कभी मल्लिका कभी वसुमित्रा के यहाँ जाता था। दिव्या से मिलने की आशा, उसके दुख से दुखी दिव्या के सामीप्य से उसे सांत्वना मिलती। मतलब उसे ये लगता था केवल दिव्या और केवल दिव्या ही मेरे दुख से दुखी है, तो उसे थोड़ा सा वहां पर सांत्वना मिल जाती थी। जीवन को उसे एक मार्ग दिखाई देता। संसार में उसे मनुष्य जानकर जिसने अपनाया, अनेक बाधाओं की भी उपेक्षा कर हृदय अर्पित कर दिया, वही दिव्या उसका एकमात्र अवलंब थी। अवलंब कहते हैं ठिकाना, अवलंब कहते हैं एक तरीके की, मतलब ये जैसे कि हम कहें कि मेरा अवलंब वही है, मतलब मेरा सहारा वही है। वह अपनी थी। उसे दिव्या को लेकर किसी अज्ञात दिशा और देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया संसार बसा ले, जहां कोई ना हो, मैं और तुम केवल। ठीक है, जहां तीसरा कोई आता जाता ना हो। ठीक, इस तरीके की भावना उसके मन में आ रही थी। ऐसे देश में जहां अपने लिए जन्म के लिए दंडित ना हो, यानी कि मैं किस जन्म में, किस वंश में, कुल में आया हूं। ठीक है, यहां पर इस अगर इस चीज का जो एक सहारा उसके पास ना हो, मतलब इस चीज को जो उसे मिला है, जो जन्म से उसके अंदर आया है, इसका वो चीजें नहीं चाहता था, है ना। इसलिए वो चाहता था कि दिव्या को लेकर किसी ऐसे देश में चला जाए जहां जिस देश में बस वो दोनों हो, और जहां जिस देश में उसको इस चीज के लिए दंडित ना होना पड़े। ठीक है, दंडित ना होना पड़े। ओके, हाँ जी, ओके। जहां उसका पुरुषार्थ और प्रतिभा क्या हो, जहां वो अपने सारे काम करने के लिए आपानक का मतलब होता है जहां पर शराब वगैरह पीते हैं, ऐसी कुछ गोष्ठी, मतलब जहां पर मधुशाला यू कैन से, है ना, जहां पर जाते हैं दारू वारू पीते, मतलब सुरापान करते हैं। स्वतंत्र अवसर हो जहां उसके पुरुषार्थ और प्रतिभा अनुकूल अकुलीन पिता की संतान होने के कारण व्यर्थ ना हो जाए। कौन सा पीसीएस देना है नेहा, ये बात बाद में करें पढ़ने के बाद। ठीक है, कौन सा पीसीएस देना आप बता देना, यूपी या बीपी। सागल में समाचार पहुंचा कि मद्र की सीमा की सेना केद्रस से पराजित हो गई है। सागल नगरी में पहुंचा कि वो जो है हार गए हैं। कौन हार गए हैं? मद्र की सीमा की सेना केद्रस से पराजित हो गई है। नगर में युद्ध का त्रास फैल गया। किसी भी स्थान उस समय कहने वाले एक मुख और सुनने वाले कानों का संयोग हो जाने से युद्ध का प्रसंग आरंभ हो जाता। ठीक है, देवी मल्लिका ने भी संग्राम यज्ञ में धन की बलि देकर सहयोग किया था। इसने भी दिया था पैसा। ठीक है, देवी मल्लिका ने भी पैसा दिया था। उसके चतुसाल में भी संगीत और नृत्य के मध्य संगीत और नृत्य के मध्य सैनिक कार्य और शासन संबंध रखने वाले राजपुरुषों में युद्ध का प्रसंग आरंभ हो जाता। जो लोग आते थे उधर बैठते थे, उनमें भी प्रसंग चल जाता था। वक्ता और श्रोता हाथों में चषक लिए, चषक यानी कि गिलास लेके एकदम, है ना,
उनको ललित कला का लास्य भूलकर युद्ध की विभीषिका के विवेचन से आत्मविस्मृत हो जाते। जीवन के आनंद से जीवन की रक्षा की चिंता अधिक प्रबल हो जाती है ना। अभी जीवन का आनंद ले रहे हैं, चषक पी रहे हैं, नृत्याय नाच रही है सामने, नृत्यांगनी है ना, और उससे ज्यादा उनके लिए भारी वो हो जाता था। ठीक है, जीवन के आनंद से जीतने की चिंता अधिक प्रबल हो जाती। सुरा का प्रभाव बढ़ने पर विवेचन प्राय प्रलाप का रूप ले लेता। पृथुसेन सुनता और प्रलाप करने वालों की मूर्खता और कायरता से उद्विग्न हो मौन रह जाता। इंद्रदीप पर्याप्त सुरा पीकर वक्ष स्थल फुराकर कह रहा था, युद्ध द्विजों से भुजा बल से जीता जाता है। यानी कि इंद्रदीप क्या कह रहा है, एकदम दारू पी के कह रहा है कि युद्ध जो है ब्राह्मणों की भुजाओं से जीता जाता है, उसके लिए हृदय में तेज और सामर्थ्य की आवश्यकता है, जैसे सेनापति पुष्यमित्र के है। हमारे वृद्ध सेनापति विचारों की विश्रृंखलता से जिनका सिर हिलता है, क्या युद्ध करेंगे, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं बेचारे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि वो कह रहे हैं ये क्या युद्ध करेंगे। इस साधारण जय पराजयों में क्या होता है, इन धमनियों में पौरव का वंश है, मतलब धमनिया, शिरा और धमनिया आपने सुना होगा, इनमें क्या है, पौरव वंश का रक्त है, जिनके शौर्य के भय से यमन राज मिलिंद विजयी होकर भी राज्य न कर सके। प्रवज्ञा ग्रहण कर भिक्षा पात्र की शरण ली। अभी जिस दिन महाबलाधिकृत इंद्रदीप सैन्य संचालन करेंगे, उस दिन देखना केद्रस की क्या अवस्था होती है। हम देखते हैं उसको। अट्ठास कर उठा, मध्य का आधार लिए, यानी कि मध्य का आधार अब तक जिस पे भी रखा हुआ था गिलास विलास, वो लेकर के सम्मुख खड़ी दासी को बाहु पकड़कर, ऐसे बाह पकड़कर इंद्रदीप ने अपने अंक में अपनी गोद में खींच लिया और बोला, उस दिन केद्रस की पत्नियां सामंत इंद्रदीप के अंक में इसी प्रकार शोभित होगी। हा हा हा, मतलब जैसे तुम मेरी गोद में आ पड़ी हो, क्योंकि तुम औरत, तुम पैर की ज्योति। अब भैया युद्ध हो रहा है दो लोगों में, उसकी पत्नी क्यों तुम्हारी गोद में पड़ पड़ेगी। मतलब कुछ भी मानसिकता, वही मानसिकता तब थी, वही मानसिकता आज है। दासी मग्गा इंद्रदीप के उन्मत्त व्यवहार से भयभीत हो गई, सिहर उठी। मतलब कोई भी हो, दासी हो, रानी हो, साधारण हो, गली में चलती लड़की हो, कोई भी, सबकी अपनी डिग्निटी होती है? तो इस व्यवहार से हम, वो बेचारी जो है वो हो गई, भयभीत सी हो गई। मल्लिका ने उंगली होठों पर रख इंद्रदीप को संकेत, ना आर्य, ना, ये नहीं, बिल्कुल भी अनडिसिप्लिन मेरे दरबार में नहीं चलेगा। दासी को त्रस्त नहीं करो, यहाँ पर कोई तुम्हारी वो नहीं है ये रखेल। इंद्रदीप के समीप बैठा सामंत श्रीमुख शर्मा का पुत्र केदार शर्मा मल्लिका की वर्जना से खिन्न होकर बोला, मतलब वर्जना मतलब मना करने से, मतलब उससे खिन्न हो रहा है। इसी परवशता के लिए हम केद्रस के खड़स के आघात को अपने शरीर पर लेंगे क्या? यही परवशता, यही व्यवस्था हमारी आज, मतलब तुम कह रही हो दासी को मत पकड़ो, यही परवशता, इसलिए हम उसको लेंगे क्या अपने शरीर पर उसका आघात। दोनों हाथ फैलाकर समर्थन के विश्वास में उसने अपने सब लोगों की ओर देखा। हाँ कहो, एक दासी के सम्मुख सामंत कुमार विवश है, दासी को अपनी गोद में नहीं बिठा पा रहे, वह दासी से स्वच्छंद व्यवहार नहीं कर सकते हैं, हमें दासी की स्वीकृति का भी दास होना पड़ेगा। यही दिन रह गए हमारे। भ्रष्टजन सागल के वथों और वीथियों, पथों यानी रास्ते, वीथियों माने गलियां, द्विजवर्ग माने कि पंडित एकदम से स्पर्धा और अवज्ञा करें, मतलब हमसे कंपटीशन करें, हमारी बात की अवहेलना करें, अवज्ञा कर दे। तंतुवाय और कमहार, तंतुवाय यानी कि बिल्कुल तंतुओं के जो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट तरीके के आसन होते हैं। कमकार, अब हमारे समान आसनों पर बैठे, तंतुवाय, सॉरी माफी चाहूंगी, जो जुलाहे वगैरह हैं, जो कर्मकार टाइप के जो छोटे लोग हैं, वो हमारे सामने आसनों पर बैठ जाएंगे। मद्रगढ़ को के ऐसे शासन में हमारा क्या है? उसी के लिए हम अपना रक्त बहाएंगे, उसी के लिए हम अपने खून बहाएंगे, तलवारें खींचेंगे। क्यों श्रेष्ठी उदयभान, बताओ। केदार शर्मा ने उपधान का आश्रय लिए, मतलब जो भी तकिया वकिया था उसको लगाए, शिथिल उदयभानु को समर्थन के लिए ललकारा। बोलो हाँ, सब सही कह रहे। अलस उपेक्षा से उदयभानु ने उत्तर दिया, मेरे लिए सब समान है। जिस प्रकार मद्रगण राजस्व के रूप में मेरे व्यापार का श्रेष्ठांश ले लेता है, उसी प्रकार केद्रस मेरा शोषण करेगा। जिस तरीके से रिवेन्यू देता हूं मैं, टैक्स देता हूं मैं, वैसे ही केद्रस मेरा शोषण करेगा, बस और कुछ नहीं। मेरे लिए दोनों बराबर, मैं आज भी वैसा, और अगर वो आके यहाँ पर हमला कर देता है तब भी मैं। गण ने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्रा संग्राम यज्ञ बलि में ले लिया, क्या गण मेरी रक्षा 100 गुना अधिक करेगा? मैंने 100 वो दिए उनको स्वर्ण मुद्राएं, क्या मुझे 100% सिक्योरिटी मिलेगी? बताओ। अपने स्थूल उदर पर, स्थूल उदर यानी कि एकदम पेट बड़ा सा है ना, करते कुछ है नहीं, पेट बड़ा सा उसका हो रखा। उस वक्त हाथ फेरते हुए उदयभानु ने कहा, भाई मैं किसी को क्यों कुपित करूं, मैं किसी को क्यों कुपित करूं, यानी कोप का भाजन बनूं या फिर गुस्सा क्यों करूं किसी को? मेरे लिए सब समान है।
मैं तो दोनों वैश्य, दीन वैश्य हूं, मतलब बहुत ही गरीब टाइप का बनिया हूं। कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी। राज्य सिंहासन का अधिकारी जो हो युद्ध करे, वैश्य तो दीन सेवक है। भाई जो तुम, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ युद्ध में, मैंने दे दी सोने की मुद्राएं, मेरी रक्षा करो अब तुम बैठ के, चलो। मैं तो दीन गरीब टाइप का वैश्य हूं, बनिया हूं, मेरा काम है व्यापार करना, मैं अपना व्यापार कर रहा हूं, चलो। इंद्रदीप ने मल्लिका से संबोधन, देवी क्या तुम जानती हो तुम्हारी कला की क्षमता की शपथ, देवी सरस्वती की शपथ, मुंडियों ने मद्र के भीतर से खाकर उसको खोखला कर दिया, जैसे दीमक काष्ठ स्तूप को खा जाती है। काष्ठ यानी लकड़ी, स्तूप माने जो अभी बताया था उस दिन जिसपे पूजा उजा होती है ना, यानी कि गोलाकार सा। कह रहे कि मुंडी यानी बौद्ध धर्म क्योंकि अहिंसा का पालन कर रहा है, लड़ता बढ़ता है नहीं किसी से, इसने जैसे दीमक लकड़ी को खाली कर देती है, खोखला कर देती है, वैसे इसने हमारे राज्य को खोखला कर दिया। मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं। राज्य का तृतीयांश निष्क्रिय मुंडियों से भरे विहारों की सेवा में व्यय हो जाने, शेष क्या रहेगा। यह कह रहा है कि तृतीयांश यानी कि राज्य का 1/3 हिस्सा कहां चला जाता है, मुंडियों के यहाँ चला जाता है, बौद्ध धर्म में चला जाता है, खुद तो कुछ करते नहीं, उन्हीं के यहाँ चला जाता है। तो क्या रहेगा हमारे पास। तथागत के मृग शावक मद्र की रक्षा करेंगे। कह रहे कि तथागत यानी कि जो वो है बुद्ध, उनके मृग शावक यानी कि उनके जो हिरन विरन है, उनके खरगोश, क्या मतलब हिरन खरगोश से यहाँ पर आशय लोगों से है, हिरन खरगोश क्योंकि भाग लेते हैं, है ना, शेर नहीं है वो, है ना। कह रहे वो करेगी रक्षा। आखेट के श्वान की भूखा रख, आखेट के श्वान को भूखा रख मृग शावकों को पालने का यही परिणाम होता है। शेर नहीं पालोगे तुम तो यही होगा। केद्रस के खड़क का प्रहार सहने के लिए अहर्त धर्म रक्षक को भेजो, तब चिबुक को भेजो, अट्टहास कर उठा, भेजो चिबुक को, भेजो इसको, मतलब वो करेंगे इन प्रहारों को, वो झेलेंगे। तुमने यहाँ मुंडी पाल रखी है। मल्लिका हास्य में योग न दे सकी, मल्लिका नहीं हंस सकी, वो नहीं हंसना चाहती थी। इंद्रदीप को संबोधन कर उसने उत्तर दिया, आर्य क्या पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम शत्रु के हाथ आत्मसमर्पण होगा। जब मद्र और सागल नहीं रहेंगे किसका उपालंब कौन सुनेगा। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे तुम किस तरीके कंपटीशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पारस्परिक यानी कि जो आपस की तुम्हारी कंपटीशन है उसका परिणाम शत्रु के आत्मसमर्पण होगा। मतलब तुम आपस में कंपटीशन कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो आकर के यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, कुछ आत्मसमर्पण कर देगा शत्रु। और दूसरी बात, जब ये रहेंगे नहीं, ना मद्र रहेगा ना सागल रहेगा, ये उलाहने, उपालंब मतलब उलाहने कौन सुनेगा। प्रतुसेन के लिए अधिक सेना संभव न रहा। दिव्या को चतुशाल से उठ आने का संकेत कर कुंज निर्वत ताल की ओर चला। कह रहे चलो तुम यहाँ पागल बैठे। प्रथुसेन को अपनी भाई दिव्या कहा कि चलो तुम उठो, चलते हैं उस तरफ, ठीक है, निकलो यहाँ से, पागल है सब। कुछ ही क्षण में दिव्या संकेत का अनुवर्तन करके उसके पीछे चली गई। अनुवर्तन यानी उसको फॉलो करते हुए एकदम। दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर प्रथुसेन ने शौभ में कहा, अब हो चुका है, जो प्रेम की तरंगे दोनों के हृदय में उठ रही थी, अब वो प्रेम की तरंगे अनुभूति में भी आ गई है, ठीक है। उसका हाथ लेके गुस्से में कहा, प्रिय देख लिया तुमने, यह है युद्ध के लिए आयोजन। दुर्दांत केद्रस मद्र की गिरवा पर अपना निर्मम पादत्राण रखे है और मद्र के नायकों में षड्यंत्र चल रहा है। कह रहे देखो पागलों, मद्र के नायक हीरो जिनको जाकर के वहां पर होना चाहिए था उसके सामने, वो हमारी गर्दन पर पैर रखे बैठा है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अलग षड्यंत्र चल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी चल रही। दिव्या ने अधीर होकर उत्तरीय से नेत्र ढक लिए, बिल्कुल अधीर हो जाती थी दिव्या, है ना, एकदम आंखें ढक ली अपनी। 1 मिनट रुकेंगे, बैटरी डाउन होने वाली है। समझ में आ रही है चीजें, एक बार मैसेज करो, समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, बताओ फटाफट से। ठीक है, ओके, चल। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि नेत्र ढक लिए, उसकी पीठ बाहू में लेकर, मतलब उसकी ऐसे कमर को बाह में लेकर के इन लोगों की दृष्टि में आक्रमण केवल मुंडी धर्म के पाप का फल है। ये कह रहा है कि ठीक है रोहित, थोड़ा थोड़ा आएगा, है ना, चीजों को शुरू कर दो आप, आपके पास किताब है होगी,
तो आएंगी, बाकी चीजें भी आएंगी। रिदम बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, त्रास हो रहा होगा, उस त्रास को तुरंत खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आ रही है चीजें, एक बार भाई इनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सच बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, जबरदस्ती का कि नहीं सब समझ आ रहा है। नए वाले पुराने वाले स्टूडेंट थोड़ा रोहित कुशवाहा को समर्थन करने के लिए या नकार करने के लिए या जो भी आपको समझ आ रही चीजें उनको थोड़ा सा बताएं कि अगर आप शुरुआती दिनों से कर रहे हैं हमारे साथ तो रिदम बन गई होगी, 10-5 दिन आपको भी लगेंगे। रोहित, आचार्य प्रवर्धन संग्राम यज्ञ की ओट में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना का षड्यंत्र चला रहे, कोई नहीं सोचता पुष्यमित्र हो या केद्रस हो, मद्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए अपना रक्त बहाने नहीं आएगा। उनका विचार है केद्रस मद्र विजय करके ब्राह्मणत्व के जन्मजात अधिकार से इन्हें पूज्य देव मानकर इनकी पूजा करेगा। पराजित होने पर कभी पूज्य नहीं, पराजित होने वाले कभी पूज्य नहीं होते। सही कह रही नहीं लगता है कि वो वर्णाश्रम स्थापित करने आ रहा है। भाई कौन आता है युद्ध लड़के और ये इन्हें लग रहा है कि वो आएगा और यहाँ पर इनको पूजा करेगा, इनको हराएगा और उनकी फिर पूजा करेगा, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। इनका विचार है, हाँ, तो कह रहे हैं कि कभी पूज्य नहीं होते। केद्रस स्वयं केद्रस स्वयं अपने आप को देवता समझता है, वो अपने आप को भाई देवता समझता है, वो इनको क्यों पूजेगा? पागल है क्या? तो युद्ध क्यों करेगा? फिर युद्ध क्यों करेगा, है ना? कह रहे कि उसकी अपनी सृष्टि के लिए ही है यज्ञ है, संपूर्ण सागल यज्ञ कुंड होगा और इसमें अब उसमें क्या होंगे, उसमें कह रहे हैं कि भूदेवों के सामंत के शरीर और उनके संपत्ति यज्ञ की बलि बनेंगे। बचेंगे केवल वो लोग जो अपने मनुष्यत्व को होकर केद्रस के पादत्राण की ठोकर को सम्मान समझेंगे। कह रहे कि जहां जहां वो ठोकर मारेगा, जो उसको मतलब वही जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट से, जो लड़ेंगे वो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। जीतने को स्कोप दिख नहीं रहा है, वो इतनी बारी बली सेना लेके आ रहे हैं, तो वो मरेंगे जब हार स्वीकार नहीं करेंगे। और बचेगा कौन? जो उसकी ठोकरों में पड़ा रहेगा, अरे 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 ऐसे करके माफ करो भाई। तो कह रहे क्या ये बचना है? क्या है कि जो उसकी ठोकर में पड़े रहेंगे, क्या ये बचना है तुम्हारी नजरों में? दिव्या एकदम सेल्फ रेस्पेक्ट रखती है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अंतःपुरों का चरण से भूमि स्पर्श न करने वाला कुल नारी केद्र समूह केद्रस के विजयोन्मुक्त भूखे कामुक सैनिकों के लिए द्राक्षों के गुच्छों की भांति मोहक होगा। द्राक्ष कहते हैं अंगूरों को। कह रहे कि ये जो इतनी औरतें इधर घूम रही हैं हमारी नगरी में, ये सब ऐसे गुच्छों के जैसे होंगे जिस तरीके से अंगूर के गुच्छों को देख करके ऐसे ललायित हो जाता है कोई भी इंसान। आपको पसंद होंगे, मुझे पसंद है। तो वैसे ही जो उसके सैनिक आ रहे हैं, जो एकदम भूखे हैं, कामुक हैं, जो जिनको सिर्फ काम चेतना में ही अपनी वो पड़ी है। इसीलिए कहा जाता है जब भी युद्ध होंगे, अकाल होंगे, महामारी होंगी, तो औरतें, बच्चे या वो वल्नरेबल सोसाइटी के सेक्शंस वही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, राइट? वही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। औरतों के रेप हो जाते हैं, औरतों को किडनैप कर लिया जाता है, उनको भक्षण किया जाता है उनका। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप जहां जहां देखेंगे, चाहे कोई से भी युद्ध हुए हो, युद्ध चाहे विश्व स्तर पर हुए हो, चाहे आप अपने भारत के डिवीजन या पार्टीशन को देख लीजिए, तमाम चीजों में इस तरीके की जो वल्नरेबल सोसाइटीज है उनको ज्यादा सताया जाता है। तो वही दिव्या कह रही है कि अभिजात और कुलीन होने का अभिमान करने वाले लोग दासों की भांति श्रृंखलाबद्ध फिरेंगे। यानी कि कह रही है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरे बराबर में कैसे कुम्हार बैठ गए, कैसे आसन पे बैठ गए हैं, तो वो सब ऐसे ही भटकेंगे दासों की जैसे। देख लेना। तो विजय की लूट में सागल की कुल नारियां और द्विज कुमारियां भय से चित्कार करती समेटी जाएंगी। सर्वनाश की उस अग्नि में हमारे जीवन की सब आशाएं समाप्त हो जाएंगी। कह रही है कि जो अभिजात वर्ग की कन्याएं हैं, जो द्विज कुमारियां हैं, ब्राह्मणों के घरों की लड़कियां हैं, कुल की नारियां हैं, वो सब क्या होंगी? चित्कार करती फिरेंगी, क्योंकि ये इनके तो बस का है नहीं हमें बचाना। ये तो घूम रहे हैं, अपने अपने षड्यंत्र रचा रहे हैं। हमारे तो जो भी सोचा, जो भी हमने जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, सब समाप्त होने वाला है। अपने विचारों की विभीषिका कहते हैं आग से उठने वाली लपटें। आत्मविस्मृत प्रतुसेन की दृष्टि जलकुंड में दोलायमान ऐसे तारों के प्रतिबिंब की ओर गई। दिव्या का हाथ उसके हाथों में से छूटकर कटिबंध में लगी कटार उसके हाथों में जा पहुंची। दिव्या कह रही है कि मैं श्रृंखलाबद्ध होकर फिरूंगी, मुझे पर नर कोई जो कामुक अवस्था में फिर रहे वो मुझे ले जाएंगे। प्रथुसेन का हृदय कंपन करने लगा। मेरी दिव्या को कोई कैसे? एकदम से जाकर के डायरेक्ट कटार पे पहुंचा हाथ। उसके अपने मुख पर लगी दिव्या की दृष्टि का ध्यान उसे न रहा। दिव्या उसे देख रही है।
आत्मसात कर वह कहने लगा, मैं कल्पना करता हूं, मैं अब कल्पना करता हूं हमारे प्रज्वलित प्रासादों की ज्वालाओं के प्रकाश में विजय और मद से मत दार्व सैनिक तुम्हारे शरीर पर हाथ डालेंगे और मैं मेखला में बंधा खड़ा रहूंगा। उससे पूर्व या तो मैं शत्रु के खड़क से जीवन मुक्त हो चुका हूंगा या स्वयं अपनी कटार से, परंतु अपनी मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे लिए उस दारुण विभाषिका की कल्पना करना मेरे लिए असहनीय है। कह रहा है कि मैं संखलों में बंधा खड़ा रहूंगा दिव्या, और कोई तुम्हारे शरीर पर हाथ डालेगा, या तो उससे पहले मैं उनकी खड़क से तलवार से मैं 2 टुकड़े कर चुका हूंगा या अपनी से ही मैं देख नहीं सकता, मेरे लिए असहनीय है। हाँ बिल्कुल, प्रथुसेन युद्ध जीतकर वहां की बिल्कुल एक सीरो वही आंटी जी से कर लेता है शादी है ठीक है। दिव्या के सिसकने के शब्द से विचार तंद्रा से जाग करके प्रथुसेन ने उसे कटी से अपनी बाहुपाश में समेटकर आलिंगन में हृदय पर ले लिया। प्रेम लव स्टोरी जो है बेस्ट मोमेंट दिव्या के जीवन के अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सिसकने लगी दिव्या ये सोचकर, हाय, है ना। फिर प्रथुसेन ने उसे कटी से यानी कि कमर से अपने बाहुपाश में अपने बाहु के आगोश में ले लिया, आलिंगन कर लिया। दिव्या के मस्तक के कपोल और मुख के अनेक चुंबन लेकर के अपने मुख के सम्मुख माथे, गालों और मुंह के अनेक, मतलब यहां पर एक सीन चल रहा है, किसिंग सीन, ठीक है, उसका मुंह हाथों में थाम कर प्रथुसेन ने सांत्वना दे, दिव्यो भय और त्रास से क्या लाभ, जीवन के 2 क्षण पूर्णता से जीकर साहस से जीवन समाप्त कर ले। कह रहे कि 2 पल की जिंदगी है, जी लो उसे, हम पूरी इनकरेज से जिएंगे उसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम शांत रहो। ठीक है दिव्या को सांत्वना देने के प्रयत्न में स्वयं दिव्या के शरीर की सजीवता में आश्रय ढूंढने लगा कि मुझे भी छिपा लो कहीं तुम। शिथिल दिव्या के मेरुदंड और कटी को उसने अपने गूढ़ आलिंगन में और अधिक समेट लिया। दिव्या के कंचुक से बने उरोज उसके हृदय की धड़कन को आश्रय देने के लिए बड़ा आए। उसकी ठोड़ी दिव्या के केशों पर आश्रय पाई थी। प्रतुसेन का दिव्या मस्तिष्क दिव्या के केशों की गंध और मधुर मूर्छा में विस्मृत हो गया। युद्ध की भीषण रुद्र कल्पना का अग्नि विभ्राट तेलहीन दीपशिखा की भांति क्षीण होकर दूर सुदूर हटता जा रहा था। परम कमनीय तुष्टि के लिए व्यग्न प्रतुसेन के प्राण ओठों पर आकर दिव्या के प्राणों के लिए विकल्प हो उठे। दिव्या के ओठों को पाकर वे उनसे पृथक होना न चाहते थे। उसके अवश्य हाथ दिव्या के उरोजों के नीचे स्पंदित प्राणों की खोज में उसके कंचुक पर चंचल उठे। यानी कि यहां पर एक तरीके से दिव्या और प्रथुसेन एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, ये कहा है। दिव्या सिहर कर सिमट गई आत्मसमर्पण की तुष्टि और आत्मरक्षा की प्रवृत्ति की दुविधा में उसके हाथों ने प्रथुसेन को हाथों को थाम लिया। प्रथुसेन ने दीर्घ निश्वास से संयंत्र होकर अपने होठ दांत से दबा लिए। क्षण भर में उसकी दृष्टि से लुप्त युद्ध की विभीषिका फिर उसके सामने आ गई। अभी जो इतना मनोहर चल रहा था सब, अभी फिर युद्ध याद आ गया उसको। शिथिल हाथ दिव्या के कंधे और कटी पर रखकर दृष्टि जलकुंड में दोलायमान तारों के प्रतिबिंब पर लगाए। उत्तेजना की व्यर्थता से मुख में भर गई कटुता को निगल कर वह बोला, दिव्यो, मैं मृत्यु से भय नहीं मानता। मृत्यु क्या है? अस्तित्व का अंत, सीधी बात। एग्जिस्टेंस जो अभी है वो अंत हो जाए, और क्या है मृत्यु? कुछ नहीं, अपना रोल अदा किया, निकल लेंगे यहां से। जिसका अस्तित्व नहीं, जिसे अनुभूति नहीं, वह भय भी अनुभव नहीं कर सकता। जब हमारा कुछ रहेगा ही नहीं, हम क्या डर को वो करेंगे? भय है जीवित रहकर पीड़ा और पराभव को सहने में। जीवन भर की पीड़ा और पराभव में तुम्हें अंक में लेकर समाप्त हो जाने से कोई इच्छा अपूर्ण ही नहीं रहती। तुम्हारे गोद में बैठ जाऊं, मर भी जाऊं तो मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती, सब इच्छाएं मेरी पूर्ण हो जाएंगी, तुम ही तुम। फिर उसमें क्या भय? वह सुखद अस्तित्व का सुखद अंत है। परंतु मैं युद्ध में पराकांत होकर, पराभूत होकर जीवन में तिल तिल मरने की कल्पना सहन करने के लिए षड्यंत्र की अभिसंधि पूर्ण करने का अवसर मात्र। वे परस्पर एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, परंतु वो जो वास्तव में उनका शत्रु है उससे सभी मित्रता और सहायता की कल्पना कर रहे हैं। पुत्र शोक में संसार से विरक्त महासेनापति के सम्मुख महाराज मिलिंद का आश्रय है। वे पहरो आहर्त धर्म रक्षित से निर्वाण मार्ग में सुख की कल्पना कर सुनकर शांति पाते हैं। आचार्य संवाहक अपने पूर्वजों की भांति केद्रस और मंत्री परिषद की आशा में मद्र को भस्मीभूत देखने के लिए तैयार हैं, और इस तरीके से मद्र में भस्मीभूत नगर और गण की जो प्रजा है, संपूर्ण प्रजा है, जीवन इन लोगों के स्वार्थपूर्ण कुचक्रों पर निर्भर है, और इनके लिए स्वार्थ लाखों जन के प्राणों से अधिक प्रिय। प्रथुसेन जलकुंड के तारों बिंबित स्तर की ओर दृष्टि लगा रहा, अपनी बहुत ही भाषणबाजी टाइप की बातें करे। प्रथुसेन का हाथ अपने चिबुक पर रख अनुरोध किया, प्रिय, तात के समीप जाए वो भी तुम्हारी ही बात युद्ध के परिणाम की विषयता से चिंतित है। कहीं तुम वहां पे जाओ, मतलब मैचिंग होगी ना विचारों में, तभी तो दिव्या कुछ कर पाएगी, है ना।
कि अरे तुम तात के सम्मुख जाओ, वो भी युद्ध के बाद क्या होने वाला है या युद्ध के दौरान क्या होने वाला है, वो भी इसी चीज से चिंतित है, तुम्हारे जैसी आइडियोलॉजी है। उन्होंने मिलिंद द्वारा मद्र का ध्वंस अपनी आंखों से देखा था, यानी कि अनुभव में है उनके अभी भी युद्ध। उनकी प्रतिज्ञा है उस नरकीय दृश्य को पुनः देखने के लिए उनका शरीर शेष न रहेगा। वो कह रही मैं नहीं देखना चाहता भाई। तात बहुत कुछ करने में समर्थ होंगे, महासेनापति उसकी अवज्ञा न कर सकेंगे, आचार्य भी न कर सकेंगे। तुम जाओ, तुम प्लान करो, कुछ तो फ्रूट आउट निकलेगा ना, कुछ ना कुछ। अंधकार में दिव्य के नेत्रों में दृष्टि गड़ाकर प्रथुसेन बोला, प्रिय, यदि मुझे अब भी अवसर मिले तो मैं बरबस केद्रस का अवरोध कर सकता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु अवसर न होने से मैं क्या कर सकता हूं? मैं आज भी उसे खत्म कर सकता हूं, इतनी सामर्थ्य है मुझ में। दिव्या ने प्रथुसेन का हाथ अपने हाथों में लेकर पुनः आग्रह किया, प्रिय, तुम तात के सभी भविष्य जाओ, एक बार जाकर देखो। मैं स्वयं उनसे निवेदन करूंगी, विलंब हो रहा है प्रिय, कंचू की प्रतीक्षा कर रहा है, चलूंगी। कंचू की यानी कि जो रथ लेकर आया था, अब चलती है दिव्या। प्रथुसेन मल्लिका के प्रसाद के सिंहद्वार पर प्रतीक्षा में खड़े अपने अश्वरक्षक की उपेक्षा कर पैदल ही चल दिया। राजपथ छोड़कर तंतुवायों की विथि में जा रहा था। तंतुवाय यानी कि जो जुराहे वगैरह होते हैं, वहां पर जा रहा था, बेचारा पैदल ही चल दिया। हालांकि रथ वत उसके पास सब हुआ करता था। वीथी प्राय निर्जन और जहां तहां साधारण स्थिति के भवनों से पड़ने वाले प्रकाश के अतिरिक्त अंधियारी थी। शिला मंडित पथ उसके पीछे आते घोड़े के सबल सुबह की आहट से वीथी प्रतिध्वनित हो रही थी। प्रथुसेन विचार मग्न होकर चला जाए तो कोई आ रहा था उसके पीछे, पर वो अपने अपने में कुछ सोचते। दिव्या और युद्ध, दो चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। प्रथुसेन संकीर्ण विधि से निकल लोहकारों के यानी कि जो लोहार होते हैं, एकदम संकीर्ण यानी कि बहुत नैरो गलियों से निकल करके लोहारों की अपेक्षा कर विस्तृत मार्ग पर आया। रात्रि के पहले पहर पण्य उठकर मार्ग प्राय निर्जन हो जाता था। पण्य यानी कि जो भी सब उठ जाते थे और निर्जन हो जाता था। केवल कुछ पण्यों पर ही क्षीण प्रकाश था, जहां से सस्ते मद्य की तीखी गंध आ रही थी, यानी कि जहां दारू बिक रही थी, सस्ते वाली, देसी है ना, देसी, तो वहां से कुछ गंध आती। कहीं कहीं आग पर मांस और खाद्य पदार्थ भी भुने जा रहे थे। एक स्थान पर प्रकाश अधिक था और जन रव का रव सुन रहा था। घोड़े के सुमो की कोलाहल संभ्रम से रुककर समुदाय का ध्यान उसकी ओर आकर्षित। प्रथुसेन की विचार तंद्रा उसे जान पड़ा कोलाहल में युद्ध का भी प्रसंग चल रहा है। उसने सुना, उसने देखा कि कुछ चल रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है। कुछ आगे बढ़कर प्रथुसेन ने अपना बहुमूल्य उशरीन उतार कर अश्वरक्षक को सौंपकर अश्व सहित प्रसाद लौट जाने का आदेश दिया। उसने कहा, जो उसके पास बहुमूल्य यानी कि महंगा जो कॉस्ट्यूम था वो उतारा और कहा कि तुम चले जाओ भाई, मैं आ रहा हूं। अब वह उत्तरीय से अपने शरीर को ढककर यानी कि ही वांट टू सी अ कॉमन मैन, उस समय उसने सोचा मैं कॉमन मैन दिखूंगा। अब ध्यान से उसकी गिरवा पर कुंचित केशों के बीच दिखाई न देने वाले कानों के बहुमूल्य कुंडल ही उसके अभिजात वर्ग की व्यक्ति होने का परिचय दे रहे थे। बाकी कुछ नहीं था, एक उसने दुपट्टा सा ओढ़ा हुआ था, बस कानों में कुंडल थे। लोहाकारों के पढ़ने के आगे वेश्याओं का चतुर्मार्ग था, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का जो काम करती थी वेश्याएं, वो वहां पर थी। लोहारों के आगे उनका था। भवनों के ऊपर खंडों के आलिंदों के नीचे मार्ग में एकत्र अनिल, इतनी लेट आओगे तो चीजें छूट जाएंगी, है ना। हमें क्लास में एकदम स्टार्टिंग में आना। क्लास कल से 1 बजे होगी, आज 1:30 बना दी थी इन्होंने, क्योंकि 1:30 ही हो रही थी ना काफी दिन से, इसलिए। ठीक है। अनेक बालक बालिकाएं ऊंचे स्वरों में पुकार पुकार कर प्रेमियों की योग्य, कामी पुरुषों की योग्य सुगंधित पुष्प मालाएं बेच रहे थे। आपने देखा होगा जो प्रोस्टिट्यूशन जहां पर होता है,
मतलब क्या है कि वहां पर जो गलियां हैं प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है, वहां पर कोई फूल बेच रहा है, कोई मालाएं बेच रहा है, कोई मांस बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, ये सब चीजें बिक रही हैं। हाँ जी हाँ जी, आ गई आवाज, आ गई होगी, एक बार देख लेंगे, है ना, आवाज आ गई होगी। एक वृद्धा जो है आवाज यहाँ पर बार्गेनिंग कर रही है, ठीक है, कह रही है कि तुम सैनिक हो गए तो मैं क्या करूं, ठीक है, जैसे होता है ना कई जगह कोई लोग पैसा नहीं देते, कहते तुम सैनिक हो गए हैं तो मैं क्या करूं, इससे मुझे क्या, कल तुम फिर चले जाओगे यहां से, मैं किससे मूल्य पाऊंगी, है ना, मैं किससे मूल्य पाऊंगी, क्या मध्य बिना, अरे आ गई ना, वॉइस आ गई होगी भाई, देखो एक बार, क्या मध्य के बिना, बिना मध्य मूल्य के बनता है, कहती है कि भाई दारू क्या बिना पैसे के बनती है, कि आ गई होगी आवाज, देखो एक बार, वाह जी तुम तो बड़े छलिया हो, मूल्य साथ लिए बिना मध्य पीने चले आते हो, कह रही तुम तो बहुत एक नंबर के छलिया टाइप के आदमी हो, ठीक है, सैनिक बनकर तुम युद्ध में जा रहे हो तो मैं क्या करूं, तुम जिस सावंत के सैनिक बने हो वो तुम्हारी रक्षा करेगा, उसी से तुम दारू का पैसा लो, मुझ दीन बुढ़िया को क्यों छल रहे हो, 2 स्वर्ण मुद्रा तो राजपुरुष मुझसे संग्राम यज्ञ की विशेष बलि ले चुके हैं, तुम मद पीकर मूल्य नहीं देना चाहते। बुढ़िया कह रही है कि मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझसे राजपुरुष यानी कि टैक्स के रूप में ले गए हैं यहाँ से पैसा, और तुम दारू पी के भी पैसा नहीं देना चाह रहे, बहुत एकदम छलिया हो। कोई बुढ़िया की बात काट कर बोला, संग्राम यज्ञ की विशेष बलि एकत्र करने से राजपुरुषों का धन खूब बढ़ेगा। बुढ़िया तेरे तो 2 स्वर्ण मुद्राओं में से गणकोष में जाएगा और 1 राजपुरुष के घर में जाएगा। कह रही कि अरे आ गई क्या आवाज भाई, बता दिया करो, है बता दो मुझे, मैं तेरे से पढ़ाई चली जा रही हूँ, कोई एक स्टूडेंट तो बताएं हमारे, बताएं पहले बता ही दो, मेरे हिसाब से आ गई होगी। I'll check, just wait. कह रही कि अरे आ गई क्या आवाज, ऊपर बता दिया जरूर। डन चलो, हाँ तो बुढ़िया कह रही है कि वो कह रहा है यहाँ पे क्या दिखाया गया, करप्शन, कह रहा है वो तो तुमने जो 2 यज्ञ बलि दिए वो तो चली जाएंगी राजपुरुषों के घर में, केदरस हमें क्या लूटेगा, उससे पूर्व मद्र के राजपुरुष ही हमें लूट लेंगे। अरे बुढ़िया, बलात् बलि लेने से पहले, बलात् यानी जबरदस्ती, बलात् बलि लेने वाले राजपुरुषों को तू बिना मूल्य मद पिलाकर अनुग्रहित होती है, यानी कि खुद को गौरवान्वित महसूस करती है, और अपने समान दीन ग्राहकों से जल मिले घूट घूट मद का मूल्य लेना चाहती है। बोलने वाले की पीठ पर हाथ मारकर उसके समीप बैठा मदपात उन्मत्त कर हंसता हुआ बोला, मित्र यही तो अनोखी चाल है, कुत्ता कुत्ते को काटता है और मालिक के अन्न की रक्षा करता है, वैसे ही हम तुम राजपुरुषों की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे का हनन करते हैं। मित्र तुम्हारी कमर में भी राजपुरुष की मुद्रा का पट्टा बन जाए तो देखना क्या होगा, तुम ड्योढ़ी पर बंधे कुक्कुर यानी कि जो दहलीज पर कुत्ता बंधा रहता है उसकी भांति पथ पर चलने वाले कुत्तों पे तुम ही गुर्राओगे। देख, स्वयं खाने से उतना पुण्य नहीं जितना ब्राह्मण को खिलाने से है। जानते हो क्या, ब्राह्मण देवता का कुक्कुर है, यानी कि ब्राह्मण कौन है, देवता का कुत्ता होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी आप लोग को। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि अंधकार में एक और खड़े प्रतुसेन ने बोलने वाले का स्वर विस्मय से पहचाना। मूर्तिकार दार्शनिक आर्य बारिश पड़ा है उधर। बारिश के केश और वस्त्र इतने अव्यवस्थित थे कि उसे पहचानना कठिन था। प्रतुसेन सोच रहा था, अपदस्थ और संपत्तिहीन हो जाने से बारिश की क्या अवस्था हो गई, बेचारे पे वो लगा दिया टैक्स अभी, है ना, कैसा सा हो गया बेचारा। उसी समय मूल्य देने में असमर्थ ग्राहक का अंगरखा खींचकर बुढ़िया के पुनः झुंझलाने से प्रतुसेन का ध्यान उस ओर गया। कोई बुढ़िया से कह रहा था, कृपणे मतलब हे लालची लोभी, है ना, कृपणे दीन नागरिक के प्रति इतनी निष्ठुर ना हो, मतलब इतनी कठोर मत हो। सैनिक सेवा के लिए सामंत के सैनिकों द्वारा बलात् धर लिए जाने पर यदि दुख में उसने एक चषक मद पी भी ली तो क्या हो गया। एक प्याला, चषक यानी प्याला, अगर एक कप दारू पी भी ली तेरा क्या चला गया। एक अन्य वृद्ध मदप एक हाथ में मिट्टी का पान पत्र और दूसरे में हाथ लिए अपने स्थान पर उठा। सखा शांडे, तेरे पान का मूल्य मैं दूंगा, तू पी और पी और पी, तू पी जितनी देर से पी जाए, मैं दूंगा पैसा, ठीक है मैं दूंगा। क्या उपयोग है इस धन का, जो खा लिया जो पी लिया वही मेरा है। मैं दिन भर उग्र ताप में यानी कि बहुत तेज गर्मी में बैठकर तलवारें गिरता हूं, क्योंकि कौन है, लुहार है।
वही तलवारें हाथ में लेकर के प्रहार सैनिक दार्व जाएगा, दार्व यानी कि उधर जाएगा युद्ध में, जहां युद्ध चल रहा है। और वाचक पुरोहित मेरे लिए राजबलि के द्रव्य में मंत्र पूत करेगा, यानी कि वो मंत्र फूकेंगे इधर बैठ करके। महायोद्धा सामंत गोर और कृष्णवर्ण दासियों को अंक में लेकर शैयारूढ़ होने का पराक्रम करेगा। महायोद्धा सामंत क्या करेंगे, गोरी दासियों को लेकर अपनी गोद में सुलाएंगे पलंग पर, और पराक्रम करेगा और खड़क के आघात से कांपता हुआ मेरा पुत्र कायर कहलाएगा। हाय, इससे तो वह श्रवण बनकर मृगजीवी होता तो अच्छा था। श्रवण बनकर यानी कि जो मुंडी है, बौद्ध धर्म है, इससे अच्छा तो वो बढ़िया था। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं हाँ जी, अब ठीक है, हमारा सेल अब हमने डाल लिया भरा हुआ। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये कह रहे हैं हाँ, तो कह रहा है कि ये सब कहकर मदव दोनों हाथों में लिए थाम कर भूमि पर बैठ गया। शांडे भूमि के हाथ से अपने अंगरखे का छोर छुड़ाकर वृद्ध के समीप बैठकर सांत्वना देने लगा। तात, रोने से क्या, देव बलि है, देव का बचाया बचता है, देव का मारा मरता है। मनुष्य के लिए क्या होता है, मैं स्वयं सामंत का भृत्य सैनिक हूँ, तुम्हारा पुत्र मेरी रक्षा में रहेगा। भृत्य सैनिक की शूरता जानते हो क्या, मारतों के पीछे भागतों के आगे। बस एक अलग आया है, कह रहा है कि देखो ऐसा है, तुम रो मत, ईश्वर जैसा करेगा, ईश्वर बचाएगा तुम्हारे लड़के को तो बच जाएगा, मारेगा तो मर जाएगा। ठीक है, आ रही है आवाज वगैरह सब परफेक्ट। ठीक है, तो कह रहे रो मत, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो लड़का होगा वो मेरी उसमें रहेगा। शांडे की बात न सुनकर एक और मदप बोलने लगा, अरे कोई आ रही, मुझे एक पान का मूल्य दे। मेरा बाबा महाराज पौरव के लिए तलवारें गढ़ता था, मेरा पिता यमनराज मिलिंद के लिए तलवारें गढ़ता था, मैं मद्र के लिए 200 राजाओं के लिए तलवारें गढ़ता था। गड़े खड़ग साम्राज्य जीते जाते हैं, मेरे गड़े खड़ग से राज्य शासन होता है, परंतु मुझे पर्याप्त पान के लिए भी मूल्य नहीं मिलता। कोई एक सखा मुझे एक पान का मूल्य तो दे दो। कह रहा है भाई मेरे दादा ने इसके लिए तलवार गढ़ी, मेरे पिताजी ने उसके लिए, मैंने इसके लिए, सब तलवारों से लड़े, राज्य जीते, मेरे पास एक पान खाने के लिए पैसा नहीं। अनेक मदद किसी की न सुनकर अपनी ही कह रहे थे, जो सबसे ऊंचा बोलता उसी की बात प्रथुसेन के कानों तक पहुंच जाती। एक वृद्ध अपने पान पात्र आकाश की ओर उठाकर बोला, राजपुरुषों ने कल मेरे तीनों अश्व संग्राम के लिए राज्याधिकृत कर अश्वराज श्रेष्ठी प्रयस्त कोष में प्रत्येक अश्व के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं पाता है, और मैं मेरे तीनों अश्वों के लिए केवल 4 मुद्रा। ये अपनी बता रहा है, कह रहे कि मेरे घोड़ों के लिए 4 और उसके लिए 3। गढ़ को संग्राम के लिए भरे अश्वों की क्या आवश्यकता है, भला इतने क्यों भर रखे घोड़े। सामंत सवार 4-4 काम्बोजी अश्वों से जूते रथों पर मार्ग घेर कर चलते हैं, मेरे अश्वों की गढ़ को आवश्यकता है, सामंत के अश्वों की नहीं। अट्टहास में हंस पड़ा। मदपान की भिक्षा चाहने वाले खड़ककार ने अपने कान के समीप मुख करके खूब ऊंचे स्वर में परामर्श दिया, मित्र 4 स्वर्ण मुद्रा का दारू पी लो, मित्रों को पिलाओ, सुंदरी वैश्या अलोमा के साथ शयन करो, एक वैश्या है सुंदरी अलोमा, उसके साथ सो जाओ, काशी चीवर धारण करो, भिक्षा पात्र ग्रहण करो, आशीर्वाद देकर उनके मूल्य में पेट भरो, अन्न ग्रहण करो, संसार एक मोह माया, तृष्णा में क्या रखा है मित्र, जाओ आओ मित्र, पियो पियो खूब पियो, तुम दारू पियो, वैश्या घुमाओ एकदम। एक युवा मूल्य के लिए खिन्न वृद्धा को सांत्वना दे रहा था, कर पड़े हे लालची बुढ़िया, आर्य नागरिकों को मध्य के लिए त्रस्त ना करें, हमें परेशान ना करो, हम आर्य नागरिक हैं। आए दिन केद्रस के दस्यु तेरे मध्य के इनको घड़ों को चूड़ कर, ठीक है, ये सब करेंगे, तुझ पे अत्याचार करेंगे। अरे आवाज आ रही है, समझ आ रही है, क्लास चल रही है हमारी, बता, एक बच्चा बता दिया तुम बस। उसे बाधित कर दूसरा बोला, तू कल का बालक, तू क्या जानता है, केद्रस से क्या भय, किसके गड़े फोड़ देगा केद्रस।
गढ़ के 200 राजुल्लों से एक राजा का शासन, कहीं भला सागर में पुनः धर्मराज मिलिंद के समय की शांति हो जाएगी? कह रहे कि इतने सारे राजुल्ले भरे पड़े हैं, छोटे मोटे, एक ही आ जाएगा आदमी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसने भी ऊंचे स्वर में मार्ग पर लेटा हुआ युवक दुहाई दे रहा था, मित्रों मुझे पिलाओ, मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है, अंतिम रात्रि है। सामंत के राजपुरुष आज मुझे धरने आए थे। मेरी चतुर पत्नी ने कहा मेरा पति कार्यवश तंतु आए के यहाँ गया है, कल आना, कल मैं धरा जाऊंगा। मित्रों मेरे जीवन की अंतिम रात्रा है, या अंतिम रात है आज, मुझे पिला दो, मेरे ऊपर घड़ा भर के दारू दे दो। उसके समीप बैठा व्यक्ति उसकी जांग पर हाथ मारकर बोला, मूर्ख, भ्रति सैनिक बनकर प्राण देगा, पलायन कर जा, भाग जा यहाँ से, सैकड़ों बच गए हैं, कटों के गढ़ में पलायन कर जा। वहां सामंतों का राज नहीं है, वहां सब मनुष्य समान है, स्वतंत्र है, कैसे पलायन कर जाओ, कहां चला जाओ? विवश स्वर में युवक ने बोला, मेरी पतिव्रता स्त्री, मेरी सुकुमार बालक, उन्हें लेके कहा जाओ। जो स्वामी सामंत की आज्ञा से विमुख है वह परलोक से हीन है, स्वान का जन्म पाकर दंड स्वरूप स्वामी की सेवा करेगा, इस जन्म में दुख पाया, परलोक में भी बिगाड़ दो उनकी, कहां लेकर के जाओ? हाँ, ये एपिसोड क्या है, बढ़िया है, बिल्कुल विक्रम। इस एपिसोड में जो है दारू पी के सब अपनी अपनी अलाप जप रहे। तीखे मेरे का स्वाद फोटो पर चाटकर समुदाय में से मारिश बोला, मूर्ख, तूने और तेरे स्वामी ने परलोक देखा है? यह विश्वास तेरी दास्ता है, तू अपने स्वामी के अधिकार को स्वीकार करता है, यही तेरी दास्ता का बंधन है। तू संकट से पलायन कर रक्षा चाहता है, यही तेरी कमजोरी है, भागना कमजोरी है, डोंट क्विट। संकट सब स्थान और समय से तेरा हाल सहेगा रहेगा, संकट का पराभूत होकर ही पाप है, उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतंत्र करता है, तू सब्जेक्ट है, तू कर जो तुझे कर। स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है, पराभूत सजीव होकर होना मृत है। निर्भय हो, जीवन के लिए युद्ध कर, मृत्यु भय का अंत है, जीवन में उत्तेजित हो, कायर मत बन। मारिश ने अपना पान पात्र पुनः होठों से लगा लिया, एक घूंट कातर युवक के हाथों में दिले, तू पी, एक घूंट तू पी, एक मैं पीऊंगा, सब आसान हो जाएगा, पी लो। रोते हुए वृद्ध का बाहु अपनी ग्रवा से हटाकर शांडे ने मारिश को संबोधन, किसके लिए युद्ध करूं मैं? तुम बताओ, किसके लिए युद्ध करें, किसके लिए प्राण दे दे? सामंत स्वार्थ के प्रताप के लिए, उन पागलों के लिए, वो अपने स्वार्थी है। आचार्य प्रवर्धन के यज्ञ के लिए, मुंडी धर्म रक्षित के लिए, किसके लिए युद्ध करूं मैं? हमारा क्या जाता है, किसका सागल, किसका मत्र? जिसे कर्म के भोग से सेवा ही करना है वह सभी की करेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि आधे लोग देखे होंगे रिक्शा वाले, भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है, आम आदमी पार्टी, कहते हमें तो रिक्शा चलानी है, हमें क्या करना, कोई आ जाए, कोई जीते, कोई हारे, वी डोंट हैव एन इंटरेस्ट। वही हाल इनका। कह रहे कि भद्र की भी करनी है, सागल की भी करनी है, इसकी भी करनी, हमें सेवा करनी है, चुपचाप करते। मेरे से भीगे होठों को चाटकर मारिश ने उत्तर, तुम भी मूर्ख हो। मतलब मारिश सबका एकदम अकलमंद टाइप का, तुम भी पागल ही हो, तुम समझते हो सेवा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, वही तुम्हारा भाग्य है। अरे दूसरे के स्वार्थ साधन के लिए मनुष्य नहीं बने, उस कार्य के लिए पशु है, जानवर है। अपने लिए लड़ो। सामंत और आचार्य अपने लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए लड़ो, अपने अन्न के लिए लड़ो, अपने वस्त्र के लिए लड़ो, अपने घरवालों के लिए लड़ो, मेरे के लिए लड़ो, उस स्त्री के लिए लड़ो जिसको गोद में लेकर के तुम सुख पाते हो, उस संतान के लिए लड़ो जिसको देखना तुम क्या करना चाहते हो, जिसको देखने के लिए तुम, मतलब जिसको तुमने पैदा किया कि मेरा भविष्य इसी से सुधरेगा। मरना तो है ही, मनुष्यत्व और अधिकार के लिए मरो। जो बिना विरोध किए मर रहे हैं, विरोध किए दूसरों के उपयोग में आते हैं, वह जड़ है, निर्जीव है, पशु से भी हीन है। तुम सामंतों के राज्य में आधे मनुष्य हो, पूर्ण मनुष्य बनने का यत्न करो। निराशा में शैथिल्य से पशुवत मत बनो। केद्रस बर्बर है, वह उस धन का प्यासा है जो धन तुम्हारे जीवन का आश्रय है। जो मरता है वह सबल है, जो भय करता है निर्बल है। मारिश उठा और एक तरफ चल दिया। मारिश ने अपना भाषण दे दिया। एक मध्य का ध्यान प्रथुसेन की ओर आकर्षित हुआ। मदप ने संबोधन किया, तुम शिथिल और मौन क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे, तुम भयभीत हो? मारिश कहता है, भय तो मिथ्या है, सब मिथ्या है, जगतम मिथ्या। किसी सामंत के तो कहते हैं, किससे त्रस्त हो, किससे दुखी, किससे डरे हुए हो, युद्ध से भयभीत हो, जाओ किसी द्विज कुलपति के दास बन जाओ। तो प्रथुसेन को कहता है, जाओ जाके दास बन जाओ, किसी सामंत के दास बन जाओ, राजपुरुष तुम्हारा स्पर्श ना कर पाएंगे। अपनी पत्नी से दुखी हो क्या?
जाओ वैश्या उलेमा के समीप चले जाओ, सबका इनके पास सबका इलाज है। नागदंत की भांति सुचिक्रण है, एकदम बहुत ही बढ़िया है। अनोमा लोभ ही नहीं है, अनोमा तुमसे ज्यादा पैसा नहीं लेगी। आओ सखा, पान की गोष्ठी में परिचय मित्रता का सूत्र है। अपना झूठा कुल्हड़ उसने प्रथुसेन के मुख से लगा दिया। प्रथुसेन अपने मुंह से उस कुल्हड़ को हटा के आगे बढ़ गया अंधेरे मार्ग में। पागल है क्या? ठीक है, प्रथुसेन को इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो कर ही रही हूं भाई इमेजिनेशन मैं तो कर रही हूं। ठीक है, वृद्ध खड़गकार के रोने का शब्द दूर तक सुनाई देते रहा। प्रतीक्षा में खड़े दास ने प्रथुसेन को शयन कक्ष का मार्ग दिखाया और अनमेयस्क अवस्था में यानी कि आलस में पलंग पर बैठ गया। दीपशिखा पर मंडराने वाले शलभो यानी कि जो कीट पतंगे फिरते रहते हैं, कितनी ही चिंताएं अनेक दिशाओं से आकर उसके मस्तिष्क में घुस जाती थी। पागल पर बढ़ा आता दुर्दश शत्रु, इस संकट के कारण छाया आतंक, अभिजात समाज का षड्यंत्र, जन का असंतोष और उपेक्षा, अभिजात समाज की उपेक्षा, इन सब का क्या परिणाम हुआ? दिव्या को शिथिल होकर उसके अंक में आत्मसमर्पण, फिर उसका सिहर का बरज होना, इतना स्नेह और बरज देना क्यों? उसने क्यों ऐसा किया? परंतु क्या उनका विवाह संभव होगा? आ गई भाई इंटरकास्ट मैरिज। इतना उससे पूर्व केद्रस के आक्रमण से क्या हो जाएगा? अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा? जन की सहायता बिना यह कैसे संभव होगा? कोमल उपाधानों की अपेक्षा हथेली पर थोड़ी टिकाए चिंता मग्न रहा। उसकी पीठ पीछे खड़ी दासी उसके अजाने में ही व्यजन से मंद वातास और कक्ष की उष्मा और पावस में उत्पन्न मच्छरों को दूर किए थी। मतलब मच्छर उच्छर मार रही थी मोर्टिन जला के एकदम। आर्य प्रथुसेन ने माथा उठाकर देखा, दासी वापा सम्मुख खड़ी थी। प्रथुसेन के मौन प्रश्न में उत्तर दासी ने निवेदन किया। स्वामी ने आयुष्मान के मंगल की प्रति जिज्ञासा की। आयुष्मान का स्वास्थ्य ठीक है, चित्त प्रसन्न है, मन खुश है, ठीक हो, बुला रहे हैं। दीर्घ निश्वास लेकर प्रथुसेन ने उत्तर दिया, तात से मेरा प्रणाम निवेदन करो, मैं स्वस्थ हूँ। शैया पर लेटकर उसने कहा, प्रकाश नहीं चाहिए मुझे, ये टेबल लैंप बुझा दो मेरा, है ना। कक्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर जलते सुगंधित तेल के 5 दीपों में से दासी ने 4 बुझा दिए, केवल एक दीप शेष रह गया। पलंग के नीचे बिछे जो चद्दर उद्दर थी उसको पर पड़ा रहा। प्रथुसेन को निश्चल देख वापी चली गई। व्यंजनधारी दासी आहट किए बिना प्रथुसेन की दृष्टि से उठकर हवा करने लगी, पंखा जोड़ने लगी। प्रथुसेन करवटे लेकर सिर के नीचे बाहु रखकर अनेक प्रकार से लेटा रहा, निद्रा न आई। एक घड़ी बीत गई। द्वारों और गवाक्षों से कक्ष में झंझावत आने लगी, मतलब द्वारों और खिड़कियों से, दरवाजों खिड़कियों से झंझावत सी आने लगी। वर्षा का शब्द और वायु की जल की शीतलता, स्वयं शीतल वायु आने से वयजनधारी पंखा झोलती है जो, एक और निश्चल खड़ी रही। कुछ समय पश्चात दासी ने पलंग के पास उपस्थित आधार से दुकुल लेकर प्रथुसेन का, दुकुल यानी चद्दर लेकर के उसका शरीर ढक दिया। वर्षा और वायु की शीतलता प्रथुसेन के विचार विक्षोभ से उत्पन्न मस्तिष्क को बड़ी शांति दे रही थी। ठंड सी हो गई थी, बढ़िया मौसम हो गया था एकदम। शरीर से दुकुल हटाकर करवट ले ली। कुछ क्षणों के पश्चात दुकुल पुनः शरीर पर खींच लिया। पलंग ग्रहण करने के पश्चात आर्य को इतने समय तक निद्रा न आती देखकर दासी ने अलिंद में जाकर प्रतिहारी दासी को निद्रोपचार के लिए योग्य दासी प्रस्तुत, मतलब एक ऐसी दासी रहती थी जो नींद का भी उपचार करे, नहीं स्लीप पिल्स टाइप की काम करे। छिड़े हुए कदली के समान स्निग्ध और वर्ण दासी ने निशब्द पदों से कक्ष में प्रवेश किया। उसका वेश और रूप रुचिर था। गिरवा से एक मुक्तावाली और नवस्फुटित मालती कुसुमों की मालाएं थी। गुलाबी कोशे पट से बंधे सुगोल उरोजों पर झूल रही थी, एकदम मतलब मस्त मदे वाली एक आई फूल उल लटका के मैडम। निरावषण क्षीणोधार की त्रिवली से कटी गई और उठता व्रतुल उभार। कटी पर पीत कोशे का शाटक मुक्तावली की मेखला संभाला हुआ, उसके कोमल बाहुओं पर मुक्तावली के अंगद और वलय थे। हाथों में गहने वहने पहन रखे हैं, कड़े बड़े से उन्मुक्त सुगंधित केश मुक्तावलियों से गुंदे हुए थे। तेल लगा रखा है चमेली वाला। शरीर पर कठोर स्पर्श, स्वर्ण और धातु नहीं, मतलब शरीर पे ऐसा कुछ नहीं जो कठोर लग जाए राजकुमार जी को। केवल शीतल सुखद स्पर्श मुक्ता थे। ऐसे ऐसे वो थे मोती जो एकदम सुखद लगेंगे अगर किसी को छू जाएगा तो। एक और करवट लेने पर प्रथुसेन की दृष्टि दासी पर पड़ी। दासी उसके चरण सहलाने के लिए झुक रही थी कि लाओ पैर दबा दो। प्रथुसेन को करवट लेते देख दासी ने उसकी ओर देखा। दासी के होठों और दीर्घ नेत्रों में दुविधा का भाव था। स्वामी के संतोष के लिए मुस्काए अथवा संवेदना में गंभीर बने, मतलब स्वामी को अच्छा लगे इसलिए मुस्कुरा दूं या वो दुखी है इसलिए दुखी रहूं, क्या करूं।
दासी के उस दुविधा भाव से प्रतुसेन को उलझन थी, उसे लगा क्या कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। उसने दासी की ओर दृष्टि हटा ली, दासी उसके चरण दबा लिए। उस समय स्पर्श से सुख का अनुभव न कर प्रतुसेन ने पैर खींच लिए, कहा मुझे नहीं जरूरत। दासी ने अनुमान किया आर्य शीत अनुभव कर रहे, ठंड लग रही है, एक और लाकर के चद्दर उन पर फैला दी। शरीर एक दुकुल से ढका रहने के कारण प्रतुसेन शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा दुकुल शरीर पर आने पर दासी की ओर देखा, द्वार से फर कर भीतर आती ठंडी हवा में निरावरण शरीर पर रोम खड़े हो गए थे, यानी कि गट बूम जिनको बोला जाता है, रोमटे से खड़े हो जाते हैं। स्वामी के विरोध के लिए उसके शरीर निरावरण था, यानी कि स्वामी का वो करने आई थी मनोरंजन। सहसा प्रतुसेन को कल्पना में दिखाई दिया जैसे सामंत सावर्त और आचार्य प्रवर्धन के संतोष के लिए सागल विनाश के कुंड में धकेला जा रहा है। उसको तो युद्ध की बहुत ज्यादा दिक्कत है उसको तो, है ना, युद्ध ना हो जाए कहीं। ठीक है, हाँ जी। तो भाई आ गई वो, उसके करने लगी। एक और करवट लेने पर वो उसने उसको देखा, शीत का अनुभव, शरीर एक तुकल से ढका जाने के कारण प्रतुसेन शीत अनुभव ना कर रहे थे। फिर वो उसके ऊपर दूसरी चद्दर डाल दी उसने। तो इसने ये सब चीजें सोच ली, और क्या हुआ कि उसने पलंग पर करवट ली। उसने दुविधा में प्रतीक्षा में खड़ी शीत से रोमांचित शरीर दासी की ओर गई। संकेत से दासी को विश्राम करने के लिए आदेश देकर उसने कहा भाई मुझे तुम घड़ी भर नींद ले लेने दो, और जो है ये सब चीजें करके वो दासी वहां से चली गई। ठीक है, ये 2 पेजेस बचे भाई, माफ करो। आचार्य प्रवर्धन से कल शुरू करेंगे, मतलब ये 2 पेजेस भी पढ़ेंगे और आचार्य प्रवर्धन भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी चीजें क्या क्या किया। कल 1 बजे से होगी क्लास, याद रखेंगे, कल 1 बजे से होगी क्लास 1 PM, और 1 PM से 2:45 तक लेने की क्लास को कोशिश करेंगे, है ना। हम कल में हम लगभग 40 पेजेस पढ़ने की कोशिश करेंगे, 40। ठीक है, आप भी पढ़ के आना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।